हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस 2024 स्पेशल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश बजट प्रमुख घोषणाओं की सूची। इसके अलावा जो हाल ही में अंतरिम बजट 2024 आया हुआ है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। तो बजट किसने पेश किया? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने। खन्ना ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए 7,36,437.71 करोड़ के कुल परिव्यय आउटले में 24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं शामिल है। तो याद क्या रखना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना जी। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए 7,36,437.71 करोड़ के कुल परिव्यय में 24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं शामिल है। कुल व्यय में से राजस्व खाते के लिए 5,32,655.33 करोड़ और पूंजी खाते के लिए 2,03,782.38 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो याद क्या रखना है? कुल व्यय में से राजस्व खाते के लिए कितना है? 5,32,655.33 करोड़ और पूंजी खाते के लिए 2,03,782.38 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो ये दोनों डाटा को याद रखना है। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,233.82 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो आंसर क्या होगा? 7,21,233.82 करोड़, जिसमें अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितना है? 6,06,802.40 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? कैपिटल रिसिप्ट ये आपका है 1,14,531.42 करोड़ शामिल है। तो याद क्या रखना है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,233.82 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अनुमानित है राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 6,06,802.40 करोड़ रुपए और जो कैपिटल रिसिप्ट है पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? 1,14,531.42 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है। समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में कितने करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है? तो आंसर क्या होगा? 15,103.89 करोड़ रुपए का। यह राज्य का सबसे बड़ा 7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे हासिल करने के लिए सुधारों को अपनाया और राजस्व रिसाव को रोका। यूपी अब एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यह बजट पिंक बजट भी है। राज्य में मातृशक्ति और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने के साथ, और ये बात किसने कहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। यह राज्य का सबसे बड़ा 7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट है और यूपी की जो अर्थव्यवस्था है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे हासिल करने के लिए सुधारों को अपनाया और राजस्व रिसाव को रोका। यूपी अब एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यह बजट पिंक बजट भी है। क्यों है? क्योंकि राज्य में मातृशक्ति और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने के साथ ये बजट आया हुआ है। और ये बात किसने कही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं की सूची दी गई है। अब एक एक पॉइंट आपको देखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत
पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 प्रति माह से बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दी गई है। तो याद क्या रखना है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपये पर मंथ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1000 रुपया पर महीना, ठीक है, 1000 रुपया पर मंथ कर दिया गया है। पहले कितना था, 500 रुपये महीने मिलते थे, अब कितना मिलेगा, 1000। अगले पॉइंट पे आते हैं, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कितने करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू की जा रही है, तो आंसर क्या होगा, 50 करोड़ रुपए के साथ। अगले पॉइंट पे आते हैं, महिला कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। महिला कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बजट का लक्ष्य राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है, तो आंसर क्या होगा, 5.1%। बजट का लक्ष्य राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1% की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई। योजनाओं में से एक राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ का प्रावधान होगा। विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीज योजना के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं और 60 करोड़ के आवंटन के साथ तीसरी योजना के लक्ष्य ब्लॉकों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करना है। तो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं की घोषणा की गई, 3 योजनाओं की। योजनाओं में से एक राज्य कृषि विकास योजना में कितने करोड़ का प्रावधान होगा, 200 करोड़ का। इसके अलावा विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीज योजना, अच्छा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो यूपी एग्रीज योजना है किसके द्वारा समर्थित है, तो विश्व बैंक के द्वारा, और इसके लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं और 60 करोड़ के आवंटन के साथ तीसरी योजना का लक्ष्य ब्लॉकों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करना है। नेक्स्ट आते हैं, किसानों के निजी ट्यूबवेलों के संचालन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। किसानों के निजी ट्यूबवेलों के संचालन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, तो आंसर क्या होगा, 2400 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट आते हैं, पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ का प्रस्ताव किया गया है, तो 449.45 करोड़ का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के लिए 1150 करोड़ रुपए। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु 150 करोड़ प्रस्तावित है। विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 195 करोड़ की घोषणा हुई है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के मुफ्त वितरण के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ रुपए। वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले की तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए। अयोध्या के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। वाराणसी में निफ्ट की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए। लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क के लिए 200 करोड़ रुपए। कहाँ पे होगा, लखनऊ हरदोई में। धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़कों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ रुपए होने का अनुमान है, तो 24,99,076 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना होने का अनुमान है, तो 24,99,076 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 5.8% की वृद्धि है। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है,
तो 3.46% है, ये लक्षित है। ठीक है, 2024-25 के लिए जो आपका राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डिफिसिट या जीएसडीपी का कितना परसेंट लक्षित है, तो 3.46%। अगर रुपये में बात करें तो कितना होगा, 86,531 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, जो अभी हाल ही में अंतरिम बजट आया हुआ था, अंतरिम केंद्रीय बजट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो यहाँ पे मैं सीधे यहाँ से बताऊंगा, ऑप्शन ए पढ़ूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 11,11,111 करोड़। बजट 2024-25 में टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, बात किसकी हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, पूंजीगत व्यय की बात हो रही है। तो बजट 2024-25 में टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? आंसर क्या होगा, 11,11,111 करोड़। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11,11,111 करोड़ रुपए, यह आपका सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 3.4% है। सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 3.4%। अब देख लेते हैं बजट एस्टीमेट 2024-25। 2024-25 में फिजिकल डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है? तो 5.1%। 5.1%। 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है कितना रहने का अनुमान है अंतरिम बजट के अनुसार 2024-25? तो आंसर क्या होगा, 5.1%। और 2023-24 में कितना था? 2023-24 में आपका था 5.8%। और 2025-26 में कितना हो जाएगा? 2025-26 में, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी, जिसका कुल परिव्यय आउटले कितना होगा? 1.3 लाख करोड़। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा उधार के अलावा तो टोटल रिसिप्ट है और टोटल एक्सपेंडिचर और कितना होगा, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। तो कुल टोटल रिसिप्ट आपका है 30.80 लाख करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो 47.66 लाख करोड़। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल रिसिप्ट आपका कितना है लाख करोड़ में है? 30.80 लाख करोड़। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका है 47.66 लाख करोड़। और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की केवल बात नहीं हो रही है। क्या पूछ रहा है? प्रभावित पूंजीगत व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर यहाँ पे होगा 17.7%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय और अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय चुने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो शेयर खरीदते हैं, जो सरकार शेयर खरीदती है, किस में आता है? परचेजिंग शेयर, ये आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और बाकी जो है सब्सिडी हुआ, रक्षा खरीद हुआ, ब्याज भुगतान हुआ, ये आपका आता है किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ये सब आपका आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका क्या आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं यहाँ नीचे डिटेल में बता रहा हूँ आपको। एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आपका आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स
एंड ब्रिजेज, ये आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो लिखने में दिक्कत आती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अभी जो मैंने आंसर बताया था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इसके अलावा आपका हो गया लोन टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। इसके अलावा आपका हो गया रीपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रीपेमेंट ऑफ लोन। ये सब किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ये आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें आपका आ गया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद आपका हो गया पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा आपका हो गया ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, ये सब किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, डिफेंस सर्विस, ये सब किस में आता है? ये आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या फ़र्क होता है एसेट पे और लाइबिलिटी पे। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये क्या करता है? बेसिकली एसेट को इंक्रीज करता है। एसेट जो होता है ये आपका इंक्रीज होगा। और लाइबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। लाइबिलिटी क्या होगा? लाइबिलिटी जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है। ये किसकी बात हो रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ठीक है, एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो इसे भी समझ लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट ये क्या करता है आपका? कैपिटल रिसिप्ट में आता है आपका जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सरकार कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सरकार कोई कंपनी बेच रही है, मान लो कि ओएनजीसी सरकार ने बेच दिया, बेचा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि सरकार ने ओएनजीसी बेच दिया। अब सरकार के पास क्या हुआ? एसेट तो कम हुआ ना। तो कैपिटल रिसिप्ट के केस में क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है आपका? डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये सब आपका आता है कैपिटल रिसिप्ट में। तो इस केस में क्या होता है? एसेट आपका क्या होगा? एसेट्स आपका डिक्रीज करता है और लाइबिलिटी आपका इंक्रीज करता है। कैपिटल रिसिप्ट में आता है डिसइन्वेस्टमेंट, तो सरकार अपना क्या बेचती है? कोई कंपनी बेच दी सरकार ने। ठीक है, तो एसेट तो सरकार के पास कम हो गया और सरकार ने मान लो कि आईएमएफ से कुछ पैसे लोन लिए, तो सरकार पे लाइबिलिटी बढ़ गई ना। तो लाइबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लाइबिलिटी जो होगा, ये आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या होता है? एसेट आपका क्या होता है? इंक्रीज करता है, लाइबिलिटी डिक्रीज करता है। सरकार एक्सपेंड करती है ना कैपिटल पे। जैसे सरकार ने शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया तो सरकार के पास एसेट बढ़ गया और लाइबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह किस में आते हैं? बोरोइंग वगैरह कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। तो सरकार ने कोई कंपनी बेच दी,
तो सरकार के पास जो एसेट था वो डिक्रीज हुआ और सरकार ने उधार लिया IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो ये लाइबिलिटी सरकार के पास बढ़ गई। तो कैपिटल डिसिप्ट के केस में क्या होता है, एसेट आपका डिक्रीज होगा, लाइबिलिटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या होगा, एसेट आपका इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी आपका डिक्रीज होगा। और जब बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये कोई इंपैक्ट नहीं डालता है एसेट पे और लाइबिलिटी पे, ये आपको याद रखना है, डज नॉट इम्पैक्ट इट्स एसेट्स या लाइबिलिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो बाकी है, जैसे सब्सिडी हुआ, रक्षा खरीद हुआ, ब्याज भुगतान हुआ, अभी मैंने बताया था किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूटान के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2069 करोड़ रुपए। ठीक है, एग्जैक्ट है 2068.56 करोड़। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2069 करोड़। इसके अलावा सबसे ज़्यादा दिया गया है भूटान को, और भूटान के बाद नेपाल को कितना, 700 करोड़। और मालदीव की बात करें तो मालदीव ने कुछ उल्टा सीधा काम किया था, तो सरकार ने घटा दिया है इस बार और 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, तो आपको 3 इंपॉर्टेंट देश याद रखने हैं। भूटान के लिए सबसे ज़्यादा 2069, एग्जैक्ट 2068.56 करोड़, और इसके बाद नेपाल दूसरे स्थान पे है 700 करोड़, और मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मालदीव तीसरे स्थान पे है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है, मिनिस्ट्री वाइज बजट एलोकेशन लिस्ट। तो सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है, रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.78 लाख करोड़ की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2.03, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.27। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 1,24,638 करोड़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? तो 1,24,638 करोड़। ठीक है, एक बार इसको आप लोग कंफर्म हो लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है NIIF स्टैंड फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और 2024-25 में इसके लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? 1,501 करोड़ रुपए। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? 1,501 करोड़। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इनको कितना दिया गया है इस प्रोग्राम को? तो 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और बात किसकी हो रही है ये भी ध्यान रखना है, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात हो रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को कितना दिया गया है? 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना को 8,671 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 11,391 करोड़। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 7,500 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 60,000 करोड़। और यूरिया सब्सिडी को कितना दिया गया है? 1,19,000 करोड़। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नॉमिनल GDP नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? फिस्कल डेफिसिट क्या है? अच्छा, नॉमिनल GDP क्या होता है? तो जब हम लोग GDP को मेजर करते हैं करेंट ईयर पे मेजर करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? नॉमिनल GDP। और एक होता है आपका रियल GDP। तो जो रियल GDP होता है ना, रियल GDP, ये बेस ईयर पे मेजर करते हैं, बेस ईयर। और अभी बेस ईयर क्या चल रहा है? 2011-12।
2011-12 ही चल रहा है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो 2024-25 के लिए आपका 5.1%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2024-25 के लिए 5.1%, 2023-24 के लिए 5.8 था और 2025-26 के लिए अभी अनुमान लगाया गया है कि 4.5% से कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मोदी जी ने 4 कास्ट की बात कही थी, 4 मेजर कास्ट। निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में जिक्र किया था। वो 4 मेजर कास्ट क्या है? तो गरीब, पुअर, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ एंड अन्नदाता, फार्मर। तो ये आपको याद रखना है, 4 मेजर कास्ट, जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था कि फोकस करना है इस पे। गरीब, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ एंड अन्नदाता, फार्मर। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी आर्थिक अवधारणा सीधे तौर पर केंद्रीय बजट में प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटे से जुड़ी है? यहां पे सही आंसर क्या होगा? चालू खाता शेष। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। कौन सी आर्थिक अवधारणा सीधे तौर पर केंद्रीय बजट में प्राथमिक घाटे से जुड़ी है? तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, चालू खाता शेष, करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अब यहां से कुछ टाइप ऑफ डिफिसिट देख लेते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, सिंपल है। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल डिफिसिट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। अब आते हैं बजट डिफिसिट क्या होता है? तो जो बजट डिफिसिट होता है ना, ये रेवेन्यू डिफिसिट और कैपिटल डिफिसिट का क्या होता है? एडिशन होता है। बजट डिफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल डिफिसिट। और रेवेन्यू डिफिसिट को हम लोग लिख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल डिफिसिट को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट लिख सकते हैं। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको एक साथ लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अब ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ये क्या हो गया? टोटल रिसिप्ट हो गया। तो बजट डिफिसिट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? बजट डिफिसिट आपका हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बजट डिफिसिट क्या हो जाएगा आपका? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अच्छा, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन इस रिसिप्ट में से हम लोग लोन या लाइबिलिटी जो उधार लेते हैं उसको हटा देते हैं। तो जो फिजिकल डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट लोन या लाइबिलिटी, जो बोरोइंग वगैरह लेते हैं तो उसको हटा देते हैं। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हम लोग बजट डिफिसिट में बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? अगर हम लोग बजट डिफिसिट में बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिजिकल डिफिसिट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है कि अगर हम लोग बजट डिफिसिट में ऐड करते क्या? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, तो हमें क्या मिलता है? फिजिकल डिफिसिट मिलता है। एक आपका प्राइमरी डिफिसिट, ये क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट्स में जब फिजिकल डिफिसिट से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राइमरी डिफिसिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन अंतरिम बजट एंड वोटर अकाउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? लेखानुदान। तो अंतरिम बजट और लेखानुदान में क्या फर्क है? तो जनरली हम लोग सेम मीनिंग के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, अंतरिम बजट भी बोलते हैं और वोटर अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो जो अंतरिम बजट होता है, अंतरिम बजट वह होता है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने और पूर्ण बजट पेश करने तक की अवधि के लिए राजस्व और व्यय, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों विवरण शामिल होते हैं। जबकि लेखानुदान, वोटर अकाउंट में केवल सरकार के व्यय शामिल होते हैं।
ठीक है। अंतरिम बजट में क्या होता है, राजस्व और व्यय दोनों विवरण शामिल होते हैं, लेकिन जब वोटर अकाउंट लेखानुदान की बात होगी तो सरकार के व्यय शामिल होते हैं, केवल सरकार के व्यय शामिल होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस होता है। वित्त मंत्री के स्वयं के शब्दों के अनुसार अंतरिम बजट के बजाय क्या होगा, लेखानुदान होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हालांकि हम इन दोनों का परस्पर उपयोग करते हैं, फिर भी इनके बीच कुछ अंतर है। एक अंतरिम बजट में आमतौर पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, योजना और गैर योजना व्यय और प्राप्तियां, कर दरों में बदलाव, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान और आने वाले वित्तीय वर्ष के अनुमान शामिल होते हैं। और बाद के मामले में जैसे वोटर अकाउंट की बात करें, इसमें संसद वोट पारित करती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, चल रही परियोजनाओं के वित्त पोषण और अन्य सरकारी व्यय जैसे आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए खाते पर। ये बात हो रही है वोटर अकाउंट की। दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें निवर्तमान सरकार द्वारा 2 महीने की अवधि के लिए किए जाने वाले व्यय का ही हिसाब होता है, जिसे विशेष परिस्थिति में 4 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच। अगले पॉइंट पे आते हैं। पूर्ण बजट की तरह अंतरिम बजट पर लोकसभा में चर्चा और पारित किया जाएगा, और लेखानुदान के मामले में इसे बिना किसी औपचारिक चर्चा के पारित किया जाएगा। अंतरिम बजट कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव कर सकता है, जबकि वोटर अकाउंट लेखानुदान किसी भी परिस्थिति में कर व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस है वोटर अकाउंट और क्या बोलते हैं अंतरिम बजट के बीच। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।